जितनी ज़्यादा शिद्दत के साथ आप आवाम को कहेंगे, सख्तियाँ लगाएंगे, लोग इतने फोर्स के साथ आएंगे। खान साहब इस वक्त ऑलमोस्ट 90% पाकिस्तानियों के दिल के धड़कन हैं। लोग अब ये समझते हैं खान साहब के साथ ज्यादती हो रही। इस वक्त जो मुलाकातें नहीं हो रही तो वो लोग समझते हैं कि इवन ये गैर इंसानी सलूक है। ये बैरिकेड जो लगे ये ख़त्म हो। हम कोई गुरिल्ला फोर्स नहीं है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि ये मुलाकातें हो, ये मुलाकातें ज़्यादा हो तो ये तपश भी कम होगी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी ख़त्म होगी और बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि कुछ भी हो जाए तलखी इतनी ना बढ़ाओ कि वो। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं आपके साथ ईमन चौधरी। नाज़रीन, मुल्क में हर गुजरते दिन के साथ सियासी हंगामा आराई बढ़ती जा रही है। सर्द मौसम में सियासी माहौल में काफ़ी गर्मा गर्मी देखी जा रही है। हुकूमत खासतौर पर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ आमने सामने है, लफ्ज़ी शेलिंग की बौछार है और एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। आज बानी पीटीआई से अडयाला जेल पे मुलाकात का दिन है, मगर तहरीक इंसाफ के किसी भी रहनुमाओं को मिलने की इजाजत नहीं दी गई। पंजाब असेंबली में भी हुकूमत ने एक बड़ा वार किया है और बानी पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली गई है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने लफ्ज़ी वार करते हुए कहा है कि अडयाला जेल का कैदी बानी मुत्तहदा पार्ट 2 बन चुका है। दूसरों को पागल कहने वाले खुद पागल हैं। अडयाला जेल की दीवारों ने इस शख्स को ज़हनी मरीज बना दिया है। एक तरफ सियासी जंग जारी है तो दूसरी तरफ टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए कोशिशें भी शुरू हो चुकी हैं। दोनों साइड से कुछ हौसला अफजा बयानात भी आ रहे हैं। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक एक बार फिर से मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में किरदार अदा करने का इंदिया भी दिया है। आज गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी भी मैदान में आए हैं। उन्होंने सूबाई हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और साथ ये भी पैगाम दिया कि हमें आपस में लड़ने की बजाय सूबे में अमन की बात करनी चाहिए, जो कि बेहद जरूरी है। मसाइल सड़कों पर नहीं, बातचीत से हल होंगे। पीटीआई के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने जज्बाती अंदाज के बजाय धीमा लहजा अपनाया और वाज़ेह किया कि हमने कभी भी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया है, चाहते हैं कि हालात बेहतर हों। एक दूसरे से सियासी इख्तिलाफात हो सकते हैं, उन्होंने कहा, मगर दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। इसी से मुतालिक हमारा पहला सवाल यह है कि मुल्क में सियासी महाज आराई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ बढ़ने लगी है। मौजूदा हालात में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ब्रेक थ्रू कैसे मुमकिन है, सियासी महाजराई को कैसे खात्म किया जा सकता है। आज के पैनल में हमारे साथ मौजूद है सीनियर तजियाकार अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और हमारी रिपोर्टर आयशा सगीर भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमें अक्सर दिखाई देती हैं कि फील्ड में मौजूद होती हैं और इस तमाम तर जितनी भी कार्रवाई असेंबली में होती है उसको कवर करती दिखाई देती हैं, हमें उस हवाले से अपडेट भी करती हैं। सबसे पहले आयशा से ही इस हवाले से बात कर लेते हैं। आयशा, प्रोग्राम में आपको वेलकम। एक तो ये कि आपको हम देखते हैं कि आप फील्ड में जाती हैं, कवर करती हैं, असेंबली में हमें दिखाई देती हैं। आज की करारदाद के हवाले से मैं बताइएगा कि उस करारदाद का मतन क्या था और दूसरा ये भी बताइएगा कि क्या इस करारदाद से हुकूमत मतलूबा हदफ हासिल कर पाएगी। एमन, आज की जो करारदाद है वो मोहम्मद ताहिर परवेज़ एक हुकूमती रुकन है, उन्होंने ये करारदाद पेश की और ख़ास तौर पे आज का दिन इसलिए भी अहम है कि जब मालूम होता है सबको कि मंगल के रोज़ जो जितनी भी क़यादत है पीटीआई की वो असेंबली के इजलास में आने की बजाय वो अडयाला जेल जाते हैं बानी पीटीआई की, जैसे कि वहाँ पर केस की समाअत होती है। तो जब ये करारदाद पेश की गई तो अपोजिशन का कोई एक नुमाइंदा भी पंजाब असेंबली में मौजूद नहीं था जो इस करारदाद के ख़िलाफ़ बोलता या उसको अपोज करता। इस करारदाद में बज़ाहिर तो किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन इस तरह से ये कहा गया कि वो लोग ऐसी सियासी जमातें, उनके बानी, उनके लीडरान जो फ़ौजी इदारों के ख़िलाफ़ और हमारे जो महाज पर जो लड़ रहे होते हैं, जो उनके ख़िलाफ़ जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, उनके ख़िलाफ़ ना सिर्फ उनके ऊपर पाबंदी आयद की जाए बल्कि उनके ऊपर मुल्की कानून के हिसाब से उनके ऊपर उनको सज़ाएं भी तजवीज़ की जाएं, उनको सज़ाएं दी जाएं। तो ये करारदाद अगर इसकी अहमियत देखे जाए तो जैसे कि अभी आपने देखा होगा DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस करारदाद की अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है। ऐसा मालूम होता है कि जैसे मुस्तकबिल में PTI के ऊपर मज़ीद कोई पाबंदियाँ लगेंगी और शायद मज़ीद सख्तियाँ उनके ऊपर बढ़ें। और इस पंजाब असेंबली का एक पूरा तरीक़ाकार होता है कि जब आप कोई करारदाद जमा कराते हैं
हैं तो अपोजिशन और हुकूमत की तरफ से उसमें से राय ली जाती है कि इसको मंजूर करना है या नहीं करना, और जब बात लंबी हो जाती है तो फिर उसके ऊपर वोटिंग कराई जाती है। लेकिन चूंकि अपोजिशन की तरफ से कोई मौजूद ही नहीं था जो इसको अपोज कर सकता, तो ये यूँ समझे बड़े हैप्पीली एक मुत्तफ़िका तौर पर यह करारदाद मंजूर हो गई। और देखें अब मुस्तकबिल में क्या होता है। सही, मुस्तकबिल में क्या होता है इस हवाले से तो देखा जाएगा। आयशा, यकीनी तौर पर आपने बताया कि इस करारदाद की अहमियत बढ़ गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, लेकिन आप हमें कुछ डिटेल में बताइएगा इसका मतन क्या है, इसमें वजाहत क्या की गई है, क्या क्या बयान किया गया है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको ये पढ़ के ही सुना देती हूँ करारदाद, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान की सालमियत इस्तेकाम के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के हर महाज पर मुखालफत करने वाले इदारों जिन्होंने भारत जैसे 5 गुना बड़े दुश्मन मुल्क को पछाड़ कर रख दिया के ख़िलाफ़ बयानबाजी करने, इंतशार फैलाने और पाकिस्तान के मुखालिफ दुश्मन मुल्क के आलाकार पार्टी और इसके बानी लीडरान इन पर पाबंदी लगाया जाए। नीज़ जो लीडरान जिनका ताल्लुक किसी भी सियासी या गैर सियासी जमात से है उनके खिलाफ मुल्की कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और उनको करार वाकई सजा दी जाए। इसमें जो एक खास पॉइंट है वो पाबंदी से ज़्यादा सज़ा का भी इसमें मुतालबा किया गया है। और साथ ही ये भी कहा गया कि हम पाकिस्तान के इस्तेकाम हिफाजत के लिए काम करने वाले इदारों के नौजवानों और उनके सरबराहान को खराज तहसीन पेश करते हैं। तो मुझे जो इसके अंदर एक चीज़ नज़र आती है वो पाबंदी तो आपको पता है पहले से ही है, नाम पर भी लेने पर पाबंदी है, लेकिन जो इसमें मुतालबा किया है सज़ा का तो वो एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो मुझे इसमें नज़र आ रही है। सही, आमिर साहब क्या कहते हैं, मौसम सर्द है लेकिन सियासी टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और फिर आज ये करारदाद भी मंजूर होना, क्या कहते हैं आप, किस तरह से ब्रेक थ्रू हो पाएगा? देखें, कुछ हकायक हैं और कुछ आपको देखना पड़ता है, मकाफाते अमल है कि आप जब इक़्तिदार में होते हैं, और ये कोई भी पार्टी इक़्तिदार में हो यही कुछ करती है, जो कुछ पीटीआई करती रही वो अब वो काट रही है, और जो आज हुक्मरान है वो कल काटेंगे। इसमें तो कोई वो मुज़ायका नहीं है, कोई बात नहीं है कि आप एक बैलेंस एक्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं नवाज शरीफ के साथ भी दूसरी सज़ा के वक्त आप वहाँ नहीं मिल सकते थे, कोट लखपत जेल में 4-4 हफ्ते और वकील को 1 घंटा मिलता था, और वो भी अंडरटेकिंग के साथ कि जी आप बाहर आके कोई बात नहीं करेंगे, और उन्होंने की। अच्छा, अब वो हमारे भोले से हैं जो पीटीआई के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, इसलिए भोले से कह रहा हूँ कि नहीं, देखें हम तो बात करना चाहते हैं, वो चाहे वो असम्बली में बात करें अच्छे अंदाज से, चाहे वो जाके अडियाला जेल के बॉर्डर पे बात कर रहे हो कि जी आगे हमें नाके से जाने नहीं दे रहे। तो भाई आप भूल गए कि आपके यकीन दहानियों पे जो मुलाकात कराई गई थी, और वो मुलाकात थी डॉक्टर उज़मा खान की इमरान खान से 29 दिन के बाद, ब्रेक के बाद जो मुलाकात थी, उसमें आप लोगों ने गारंटी दी थी कि बाहर सियासी बात नहीं होगी। तो इतनी सियासी बात की गई कि नतीजतन ISPR बाहर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि फिर ये पाकिस्तान की फ़ौज और अवाम में दरारें डाल रहे हैं। इसका तो जवाब आपने नहीं दिया, आप एक थोड़ी सी प्रेशर के बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर पेशावर में जलसा किया जहाँ फायरिंग स्पीचेस हुई, फिर असम्बली में आप ठीक रहे। अब आप किस तरह तवक्को करते हैं कि जब तक आप खुद स्पीकर से मिल के गारंटी नहीं करते कि हम ही मिलें और हम भी आपकी अंडरटेकिंग को कोई मान ले कि जी आप भी आके बाहर बात नहीं करेंगे। अब सलमान अकरम राजा, जिनको इमरान खान ने अब सियासी तौर पे पार्टी संभाल दी है, वो जाके कहते हैं कि जी नहीं, हम तो बिल्कुल कानून आइन, भाई आइन कानून कौन सा होता है? वो वही होता है जो हुक्मरान के वक्त जो हैं वो चाह रहे होते हैं और वो कर रहे होते हैं। आपको और हमें नहीं पता कि किस वक्त क्या कर रहे थे आप, जब डायस्पोरा से बात कर रहे थे कि मुंह पे हाथ फेर के कहते थे मैं ऐसे उतरवाऊंगा, कैमरे लगवाते थे आप खवातीन के ऊपर भी, मरियम नवाज पे लगवाए आपने, उनको कोट लखपत जेल में अरेस्ट करवाया, उसको लाइव देखा कि मेरी तसल्ली नहीं हो रही। आपने फरियाल तारपुर साहिबा को ईद से 1 रात पहले पकड़वाया, हॉस्पिटल से पकड़वाया। मतलब आपके अगर गिनवाएं तो आज यही काम आपके साथ हो रहा है, तो फिर तय कौन करेगा? तो बेहतर है कि जब स्पीकर आपको ऑफर कर रहे हैं तो वहाँ एक नुमाइंदा वफ्द बनाएं जिसमें मुज़ाकरात शुरू करने पे बात हो, शायद बाद में तय कर लें। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि लोग भोले हैं, रियासत भोली है, कि आप जाके बड़े मस्कीन सा मुंह बना के वहाँ जाके खड़े होकर कहेंगे कि अडियाला में कि हम तो बड़ी वो महादराई ख़त्म चाहते हैं, आप धमकियाँ भी लगाएं स्टेट को, तो फिर आपके साथ दोनों तरह के इकदाम होंगे। अगर आप बातचीत करेंगे तो बातचीत का रास्ता सियासतदानों ने निकालना है, फौज ने अपनी पोजीशन वाजे कर दी है। दूसरी तरफ अगर कोई बात होनी है तो आप वो जोर लगा के देख लें, 26 नवंबर एक और कर लें, कोई डेट दे लें, और फिर रियासत और आप ही सामने हैं, आमने सामने हैं, तो होश के नाखून सबको लेने चाहिए। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि स्पीकर गवर्नमेंट के बिहाफ पे बात कर रहे होते हैं कि मैं रास्ता बनवाने के लिए तैयार हूँ, तो इनको वो रास्ता इख्तियार करना चाहिए कि जिसमें कम से कम सियासत बचे इनकी अपनी, और इस पाकिस्तान
पाकिस्तान को भी फायदा हो, क्योंकि अदरवाइज यहाँ हमने मुल्क दो लख्त करा लिया, समझ किसी को भी नहीं आई। सही। आया साहब, आप क्या समझते हैं, स्पीकर की जानिब से ये इंदिया तो दिया गया है कि हुकूमत और ऑपोजिशन के कहना चाह रहे हैं? जी नवीद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो कहिए। अच्छा, मुझे लगा जैसे जी अयाज साहब आपकी तरफ ही आऊँगी। मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि अभी स्पीकर अयाज सादिक ने ये कहा कि वो किरदार अदा करेंगे और हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात का, आपको लगता है कि कुछ इस तरह का बीच का रास्ता निकलेगा, बैठकर बात हो सकेगी? देखिए, बात होनी चाहिए, हो सकेगी, बीच का रास्ता निकलेगा नहीं निकलेगा, ज़ाहिर है इस पे तो मैं वो कमेंट इस स्टेज पे नहीं कर सकता। अलबत्ता पंजाब असम्बली में आज करारदाद, एक तो बड़ी मेहरबानी की उन्होंने पंजाब असम्बली वालों ने, ज़ाहिर जो सरकार है पंजाब की, उन्होंने नाम नहीं डाला पीटीआई का इस करारदाद में, और इसमें इसका मतलब ये है कि जो भी है वो सब ज़ाहिर है जिसने भी मरहल माजी में किया है उसको भी पकड़ लेना चाहिए। इस पे तो सीधी बात है। अयाज सादिक ने जो बात की है वो देखें, फैसल करीम कुंडी की भी आज मैं मीडिया टॉक देख रहा था तो वो भी यही बात कर रहे थे कि सड़कों पे मसला हल नहीं होगा। सड़कों पे मसला सिर्फ उस सूरत में हल हो सकता है कि आपके पास वाकई इतनी स्ट्रीट पावर आ जाए और आप हुकूमत को मजबूर कर दें कि फ्रेश इलेक्शन अनाउंस कर दे, मतलब वो बहुत बड़ा इनकलाब सड़कों पे हमें नजर आ जाए ना, उस सूरत में तो हो सकता है। अगर वो स्ट्रेंथ आपके पास इस स्टेज पे नहीं है तो उसका बेहतरीन हल वही है कि दरमियानी रास्ता निकालें। आप बिल्कुल आमिर ठीक कह रहे हैं, एक वफ्त बनाएं, स्पीकर से मुज़ाकरात शुरू करें, बातचीत शुरू करें, और वहाँ ये जो आप वो नाके पे जाके शिकवे करते हैं ये वहाँ बैठ के करें। जब हुकूमत के नुमाइंदे भी बैठे होंगे, आप लोग भी बैठे होंगे, उनको बार बार शर्मिंदा करें कि भाई आप बैठे हुए हैं हमारे साथ और ये हमारे साथ हो रही है। ये किस तरह मुमकिन है कि चीज़ें फिर आगे चलें। एक चीज़ समझने की है, ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो गवर्नमेंट में हो, ऑपोजिशन में हो, वो अफोर्ड नहीं करती कि उसकी दूसरी जो ओपोनेंट है इतना वीक हो जाए कि उसके बाद उसमें तो जान ही खत्म हो जाए। तो जब उसमें जान खत्म हो जाएगी तो आप ये समझें कि आपकी स्ट्रेंथ भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होगी और फिर एक ऐसी स्टेज पे आप आ जाएंगे कि आपके पल्ले भी कुछ नहीं रहेगा। इसलिए ये पॉलिटिकल पार्टीज का को इतना लालच जरूर होता है। देखिए, मिसाके जमहूरियत ऐसे थोड़ी किया था पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, वो बड़ा अच्छा किया उस वक्त उन्होंने, बहरहाल उसकी खिलाफवर्जियां शुरू कर दी। वो ज़ाहिर है पॉलिटिक्स में ये होता है कि आप आज के दोस्त हैं, कल के आप मुखालिफ होते हैं, वो ये चलता रहता है। ये असल में समझने की जरूरत है। बाकी जहां तक वो आप कहते हैं जी फ्रस्ट्रेशन है, भाई फ्रस्ट्रेशन तो है। अगर आप बहुत पहले वो बानी पीटीआई से कोई बातचीत हो जाती, ये चीजें यहां तक आनी ही नहीं थी। आपने एक बंदे को आइसोलेशन में डाला हुआ है और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां से कोई फूल झड़ेंगे, वो बहुत कोई खूबसूरत बातें करेगा कि अकवाले ज़री भिजवाएगा आपको, वो पॉसिबल नहीं है। जब आप, मैं बार बार ये कहता हूं कि जब आप किसी को दीवार के साथ लगाएंगे तो उसका रिएक्शन आता है। वो ठीक है, उसका नुकसान जितना मर्जी हो जाए, एक अगर शख्स ने तय किया हुआ है कि मुझे नुकसान की परवाह नहीं है, जितना मर्जी हो जाए, मैंने इससे नहीं हटना, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकेंगे। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ सकेंगी, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होती जाएंगी। जो हमें एक नेशनल कोहेजन की ज़रूरत है उसकी तरफ तो तवज्जो देनी चाहिए पीटीआई को भी और बाकी पॉलिटिकल फोर्स। सही। नवीद साहब, आप क्या कहते हैं इस करारदाद के बाद, कि हुकूमत जो चाहती है, जो उनका हदफ है, क्या वो हासिल कर पाएगी? देखिए, मेरे ख्याल में हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की इनकी यादाश्त बहुत कमज़ोर है, या ये भूल जाते हैं या कन्वीनियंटली उन चीज़ों को जो इनके साथ खुद के साथ हो चुकी हैं। यानी देखें ना, एक डेमोक्रेटिक पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके इतने फॉलोअर्स हैं, उनकी इतनी बड़ी सपोर्ट बेस है, उसको आप बैन करने की बात करें, उस पर पाबंदी लगाने की बात करें, और जिस तरह की करारदाद जो है वो पेश की गई कि जी इंडिया के साथ, पाकिस्तान के दुश्मन के साथ जो है वो बयानिया, तो यही तो नवाज शरीफ साहब के लिए भी कहा जा रहा था कुछ अर्सा पहले तक
कि वो जो है वो जिंदल के साथ बैठ के वो अपने बिजनेस इंटरेस्ट जो हैं वो कर रहे हैं। जब मोदी साहब आए थे उस वक्त जो है क्या नैरेटिव बनाया जा रहा था। तो देखिए इन चीज़ों से हर किसी को, और यानी वो एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, आप उसको अगर ये कह दें कि जी ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, यानी इसका तो मतलब है कि वो करोड़ों लाखों जो फॉलोअर्स उसके हैं वो सारे जो हैं वो फिर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन जाते हैं ना, बिकॉज वो उसके फॉलोअर्स हैं, उसके चाहने वाले हैं। तो माजी में ये हो चुका है, कितनी दफा कितनी पार्टियों पे आपने पाबंदियां लगाने की कोशिश की, कितने लीडरान को आपने जो है वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया गया। आज जो आपके गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं इन लोगों को जो है वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया गया। तो ये मेरे, और फिर हमने ये भी देखा कि दर्जनों के हिसाब से सेडिशन के केसेस हो जाया करते थे। तो ये क्या है, यानी ये पाकिस्तान, यहाँ रहने वाले 25 करोड़ अवाम सभी जो है वो इस पाकिस्तान में रहते हैं, तो वो पाकिस्तान के लिए मुहिब्बे वतन है। उनकी मुहिब्बे वतनी, ना उनको कहीं से सर्टिफिकेट की ज़रूरत होनी चाहिए कि जी अपनी मुहिब्बे वतनी को जो है अभी अपनी हुब्बुल वतनी को जो है वो इस्टेब्लिश किया जाए। तो यहाँ पे ज़रूरत ये है कि ये पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है इसको कम करने के लिए अभी क्या है, बेसिकली अपनी अना के कैदी बने हुए हैं हमारे अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार भी, और दूसरी तरफ मैं PTI का भी कहूँगा कि इमरान खान साहब को भी और PTI के बाकी लीडरान को भी ये चाहिए कि वो प्रेगमेटिक लोगों को, और गवर्नमेंट की तरफ से, और वो लोग जो कि सेल्फ स्टाइल्ड जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आके TV चैनल्स के ऊपर बोल रहे होते हैं, उनको भी रेन इन करने की ज़रूरत है, उनको भी लगाम देने की ज़रूरत है। अगर हमने मुल्क में इस सियासी हैजान को ख़त्म करना है, हमने अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आनी है, सही 2 स्टेप दोनों को पीछे हटना पड़ेगा। आपको PTI है उसको भी पीछे हटना पड़ेगा। ऑब्वियसली जिस तरह की ट्वीट इमरान खान साहब ने की थी, तो वो लैंग्वेज जो है वो किसी तरह से भी उसको जो है उसको एंडोर्स नहीं किया जा सकता। वो पाकिस्तान के इदारों के लिए या पाकिस्तान के जो जर्नैल हैं उनके लिए इस तरह की लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल की जा सकती। दूसरी तरफ ये कि आप जो गौर साहब ने मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात की, आप जब मिलने देंगे, जब बातचीत होगी तो ही कोई रास्ता निकलेगा ना। आप उनको दीवार से लगाते जाएंगे तो उनसे यही अब एंड में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको दीवार से लगाएं और वो बैठ के आपके गुण गाएं, तो ऐसा नहीं होगा। तो दोनों अतराफ, हर 2 अतराफ को चाहिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए, अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार को भी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट को, और जो PTI है उसको भी चाहिए थोड़ा सा पीछे हटे, थोड़ा सा जो अपना रेटरिक है, जो पॉलिटिकल रेटरिक है जो कि बहुत ही टॉक्सिक बन चुका है, उस रेटरिक को जो है उसको लोअर करें, डी एस्केलेट करें सिचुएशन को, ताकि पॉलिटिकल टेम्परेचर कम हो, और जब पॉलिटिकल टेम्परेचर कम होगा तो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनेगा जहां पे फिर बैठ के बातचीत हो सकेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। नवीद साहब, फैसल साहब आप क्या कहते हैं? बैरिस्टर गौहर तो मुझे छोटी सी बात करनी है। जी आमिर साहब क्या कहना चाह रहे हैं? अभी नवीद साहब कह रहे थे कि जो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से टीवी पे आके बोलते हैं ना, बिल्कुल उन पे आप लोग एडिटोरियल हेड हैं, बैन करें उन्हें भी, और वो जो पाकिस्तान के खिलाफ आके एक अपनी पूरा बयानिया टीवी पे, नेशनल टीवी पे लगाते हैं, उनको भी बैन करें। दोनों को बैन कर दें अगर आप समझते हैं कि दोनों को बराबरी इस तरह हो सकती है कि ना एस्टैब्लिशमेंट का बयानिया आए ना पाकिस्तान के दुश्मन का, तो वैल्यू करें और रोक दें। सही। नवीद साहब आप इस पर कुछ कहेंगे? देखिए बिल्कुल मैं इसके हक में हूं कि मैंने कहा दोनों अतराफ से आपको डी एस्केलेट करना है ना। हमने एक चीज यहाँ पे मैं एमन अगर जिक्र करता चलूं, देखें ये बात करना कि जी माजी में ये हुआ था तो आज ये हो रहा है, कब तक हम इन दायरों के सफर में जो है इन दायरों में सफर करते रहेंगे। मैं एक छोटी सी, अगर आपके पास टाइम हो, जी ऑस्ट्रेलिया का जो है वो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, वो ट्रैक करता है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को। 2003 से 2007 में जो अमेरिका था वो 64 टेक्नोलॉजीज में से 60 में लीड कर रहा था, और चाइना सिर्फ 3 टेक्नोलॉजीज में लीड कर रहा था। आज चाइना 57 टेक्नोलॉजीज में लीड कर रहा है। ये होती हैं कौमें जो अपने बारे में सोचती हैं, जो अवाम के बारे में सोचती हैं, और हम घूम फिर के आते हैं कि दायरों का सफर कल ऐसे हुआ था तो आज फिर ऐसे होना चाहिए।
तो मेरे ख्याल में इस चीज से वहां फिर जमहूरियत ढूंढने लग जाएंगे आप जाके चाइना में। सही, उन्होंने सबको बंद करके फिर काम किया है। सही। फैसल साहब, आप क्या कहते हैं? बैरिस्टर गौहर तो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात से इनकार नहीं है, वो कहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि हालात बेहतर हों, स्पीकर भी किरदार अदा करने को तैयार हैं और गवर्नर केपी भी जो है वो भी यही बात करते हैं कि हालात बेहतर होने चाहिए। आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में कहीं बैठकर बातचीत के इम्कानात होते आपको नजर आते हैं? इम्कानात तो देखें, जो जब तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जाए नमाज बिछाकर बैठे हुए हैं कि इम्कानात नजर ना आए, तो उनकी तो अल्लाह ताला दुआ कबूल कर रहा है। क्योंकि जिस दिन बातचीत शुरू हो गई तो उस दिन तो मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी इनके तो पल्ले कुछ है ही नहीं, इनको क्या मिल रहा है। ये तनाव, ये कशीदगी तो ये लाठी है पीपल्स पार्टी के लिए, नून लीग के लिए। तो इस तनाव कशीदगी को जो है वो बरकरार रखना चाहते हैं, वो तो चाहती नहीं है ये तनाव कशीदगी जो है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन बात यह है कि जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है नून लीग की पंजाब असम्बली में करारदाद का, अगर इमरान खान रॉ के एजेंट है या उनके किसी अमल से रॉ को फ़ायदा पहुँच रहा है, भारत को फ़ायदा पहुँच रहा है, वो पाकिस्तान के लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं, वो पाकिस्तान के दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं, तो ये करारदाद क्या चीज़ होती है? पाबंदी लगाए ना, सजा दें। मतलब करारदाद क्यों कर रहे हैं? आप ही की कैद में है, FIR काटे, करारदाद किस चीज़ की मंजूर करवा रहे हैं? ऐसा कोई भी आदमी जो पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा बन चुका है, पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क के हाथों खेल रहा है, पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क की खुफिया एजेंसी का अलहकार बन चुका है, ये इस बयानिए के मुताबिक, तो भाई तो बस सज़ा देनी चाहिए ना। खुद तो किसी को ये ऑफिशियली बाज़ाब्ता तौर पे डिक्लेयर करते नहीं है रॉ का एजेंट, हमसे तवक्का करते हैं और ख्वाहिश रखते हैं कि हमने बोलना है, खुद नहीं करेंगे। हम बोले कि वो रॉ का एजेंट है, वो वहाँ का एजेंट है, वो फलानी जगह के, भाई आप कार्रवाई करो ना, चैप्टर ही क्लोज करें। करारदादें मंजूर कराने की क्या ज़रूरत है? आप बाज़ाब्ता FIR काटें, मुकदमा दर्ज करें, जो भी सज़ा है, फांसी की सज़ा है, उम्र कैद की सज़ा है, ऑफिशियल डिक्लेयर कर दो कि भाई पाकिस्तान का जो है ना, ये आदमी पाकिस्तान का जो है ना वो है, गद्दार है, डिक्लेयर करें ना ऑफिशियली। इस क्या मसला है इसके अंदर, क्या प्रॉब्लम है? जब आपके पास जब इतनी बड़ी असेंबली करारदाद मंजूर कर रही है तो इसका मतलब है शवाहिद होंगे ना उसके पास, उस शवाहिद की बुनियाद पे जो है आप कार्रवाई करें। करारदादें मंजूर करके क्यों आप अपनी कमजोरी जो है ना वो दिखाना चाहते हैं? क्यों खाली जो है ना वो एक दिखाते हैं घूसा हमारे पास है, हम खींच के मार देंगे? भाई मार दो ना, चैप्टर ही आप जो है वो क्लोज कर दें, बड़ी अच्छी बात है। कौन इस मामले में जो है ना इनकी मुखालफत करेगा? मुझे बताएं, कोई एक पाकिस्तानी भी इस बात की मुखालफत करेगा कि कोई आदमी भारत का एजेंट है तो भाई तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। सब आपके, पूरी कौम आपके साथ, 24 करोड़ जो है लोग खड़े हो जाएंगे। 8 फरवरी को तो आपको वोट नहीं पड़ा, लेकिन अगले इलेक्शन में इस बात से बड़े वोट पड़ेंगे आपको कि भाई आपने तो पाकिस्तान के गद्दारों को पाकिस्तान की सियासत से जो है निकाल के बाहर कर दिया। अब काम करें आप प्रैक्टिकली, सब कुछ आपके पास है, ताकत भी है, कानून भी है, आइन भी है, जब चाहते तरमीम भी कर लेते हैं, तो आप सजा देके इबरत बना दें, गेम खत्म करें। सही। हमसे तवक्का है, मीडिया बोले कि भाई वो वहाँ का एजेंट है, फलाने का एजेंट है, खुद कुछ नहीं करेंगे। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। आजकल मौसम सर्द है लेकिन सियासी टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये किस रुख जाता है। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे IMF की जानिब से एक और किस्त मिल चुकी है मगर अवाम को अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला है। ऐसा क्यों है? एक्सपर्ट की राय इस पर जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो नाज़रीन, मुआशी महाज पर बड़ी पेशरफ सामने आई है। IMF ने 7 अरब डॉलर की मालियाती पैकेज के तहत 1.1 अरब डॉलर, जबकि मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए 20 करोड़ की पहली किस्त की मंजूरी देती है। इस किस्त की मंजूरी तो दे दी गई है लेकिन अवाम के मसाइल जूं के तूं हैं, उनके मसाइल नहीं हल हो पा रहे। नवीद साहब, क्या वजह है? अवाम अभी तक पिस रहे हैं। देखिए, ये IMF की ये जो अभी की किस्त मिली है, इसमें भी देखें तो पाकिस्तान ने सारी कंडीशन, सारी शराइत जो IMF की थी वो नहीं पूरी की और कुछ शराइत के ऊपर जो है वो पाकिस्तान को वेवर दिया गया। अच्छा, ये हम, जैसे मैं बारहा पहले भी कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान मोस्ट लॉयल कस्टमर है IMF का। हम 24वें 25वें प्रोग्राम में हैं। हर दफ़ा यही होता है कि जब भी आप IMF के प्रोग्राम के अंदर होते हैं तो आप के मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर जो है वो बेहतर हो जाते हैं। वो तो बेहतर होते हैं लेकिन इशू ये है कि आप सिर्फ स्टेबिलिटी के ऊपर रुके हुए होते हैं।
आपको ग्रोथ की तरफ जाना होता है, जहां पे लोगों के लिए कारोबार, लोगों के लिए जॉब बनेंगी, कारोबार आएगा और रेल पेल होगी तो लोगों का मायार जिंदगी बेहतर होगा, उनकी कुव्वत खरीद बेहतर होगी। यहाँ पे इशू ये है कि हम वेंटिलेटर के ऊपर हैं। जिस वक्त वेंटिलेटर निकलेगा तो मेरे ख्याल में हम बैक टू स्क्वायर वन नवीद साहब, ये वेंटिलेटर का सुनते सुनते तो इतने साल गुजर गए, पता नहीं ये मुल्क कब वेंटिलेटर से उतर पाएगा और तरक्की की जानिब जाएगा। आमिर साहब क्या कहते हैं आप? वेंटिलेटर से निकाला था नवाज शरीफ ने, फिर उसको हुकूमतों ने मिल के जो इस्टेब्लिशमेंट किया है निकाल दिया बाहर कि क्यों कर रहे हो काम, सिविल सुपरमेसी के लिए तो आज भुगते हैं सारे बैठ के। अब हमें सारे भाषण देते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हों कि बिजली की कीमत कम करनी है तो IMF से पूछना है। हमें IMF भी वो मिला है कि जजों की तनख्वाहें बढ़नी है, इनकी बढ़नी है, अपने वज़रा की, अरकान पार्लियामेंट की, स्पीकर कौमी असम्बली की, उनका कोई इतराज़ और लेटर नहीं नज़र आता। ये सारा फ्रॉड है। असल बात यह है कि हुजूर आपने जो खुद रिपोर्ट तैयार कराई, परसेप्शन रिपोर्ट है, तो ठीक करें ना, 4.4 GDP ठीक कराएं। प्राइम मिनिस्टर को मैं कह रहा हूँ बार बार कि जनाब इसके ऊपर एक तकरीर हमें करके दें कि मैंने अब ये इदारा जाती जो एक परसेप्शन आई है कि हमारे यहाँ खराबी है, गड़बड़ है, तो उसको ठीक करें। ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी तो नहीं है। हम तो यही बात कर सकते हैं, आप करें ठीक मईशत, लेकिन हमें आशारिया भी ठीक करके दें और आम आदमी के लिए ऐसा काम करें कि इंडस्ट्री खड़ी हो। उसके बगैर तो कोई बात नहीं है ना, रोजगार कैसे मिलेगा? बिल्कुल ऐसा ही है। फैसल साहब, आम आदमी की बात करते करते सालों गुजर गए, इस आम आदमी का कब सोचा जाएगा? असल में इस मुल्क में जो इस वक्त सियासी इंतशार है ना, उसका एक बड़ा सबब भी यही है कि मौजूदा हुकूमत की तरफ से या मौजूदा जो भी इंतजामी ढांचा है वहाँ से डिलीवरी नहीं हो रही। अगर डिलीवरी के साथ सब कुछ हो रहा होता तो शायद इतना सियासी इंतशार नहीं होता। लोगों ने परवेज मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप क्यों कबूल की थी? कि उस ज़माने में आम आदमी पे डिलीवरी हो रही थी, आम आदमी का म्यार ज़िंदगी बुलंद हो रहा था। इस वक्त एक जमहूरी हुकूमत है लेकिन वो सूरत हाल नहीं है। आप डिलीवरी कर देंगे तो जिस वक्त सियासी इंतशार है या लोग जो हुकूमत के बजाय अपोजिशन की तरफ देखते हैं, वो खुद ब खुद जो है ना सिलसिला रुक जाएगा। आम आदमी का सबसे पहली प्रायोरिटी जो है ना जमहूरियत नहीं है, माशाल्लाह नहीं है, उसके पेट है, भूख है। बिल्कुल। आप पहले उसके भूख का, तालीम का, सेहत का अगर मसले को हल कर दें तो वो आपकी तरफ देखने लगेगा। अब डिलीवरी के बगैर हुकूमत चलाएंगे तो वो आपकी सही बातों में भी जो है ना तनकीद के पहलू निकालेगा। बिल्कुल ऐसा ही। आया साहब, कब तक ये ऐसे ही चलेगा? हालात क्यों बेहतर नहीं हो पा रहे आम आदमी के? वो कुछ क्लीशेज ऐसे होते हैं जो हर दौर में चलते हैं। डंग टपाओ पॉलिसी, अल्लाह के फजल से छोटी छोटी खुशियां कि जी IMF ने वो हमारी एक और किस्त मंजूर कर ली, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सऊदी अरब ने $3 अरब जो हमारे पास रखे हैं उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, साल और रखो, कोई बात नहीं। चीन ने पैसे रखे हुए वो साल और रखो, ये बिल्कुल काफ़ी है। उसके बाद हमें, चूंकि वो आमिर जैसे बता रहे थे, जजों की तनख्वाहें मराद बढ़ानी होती हैं क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने इंसाफ देना होता है हमें वज़रा की तनख्वाहें बढ़ानी होती हैं, अरकान असम्बली की बढ़ानी होती हैं। हमारी पूरी हुकूमत मुसलसल दौरों पे होती है, बैरूनी दौरों पे, वहाँ हमें डॉलर्स खर्च करने होते हैं। इसलिए IMF के जो आ रहे हैं वो उन पे खर्च होंगे। आप कतन बिल्कुल गलत फहमी का शिकार ना हो कि कोई उसके असरात आप तक होंगे, आप बस इसी तरह चीखते चलाते रहेंगे। लेकिन आयाज साहब, ये दावे तो हुकूमत की जानिब से किए जाते हैं कि महंगाई कम हो गई। आयशा, आप फील्ड में जाती हैं, आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकती हैं कि आप क्या देखती हैं, आपके सामने हकाइक क्या होते हैं कि क्या महंगाई वाकई कम हुई है? अगर आप एमन फील्ड्स की बात करें ना कि भाई ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, तो हमें कहीं पर भी महंगाई कम नज़र नहीं आती। बीच में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होती है, लेकिन ऐसी नहीं होती कि हम ये कहें कि वो गरीब की दस्तरस में फिर भी है। ये IMF की किस्त आ रही है, जा रही है, ये सब शोर शराबा आप जो है वो TV पे देखते हैं, यहीं पर बैठकर हम खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं। लेकिन अगर आप एक आम आदमी के पास जाएं, उसको इसका कोई उसको नहीं मालूम कि हमें किस्त मिली है या नहीं मिली, क्योंकि उसको तब तक नहीं मालूम होगा जब तक उसका जो असर है वो नीचे तक नहीं जाएगा, और जब तक आवाम को सस्ती चीज़ें मिलना शुरू नहीं होंगी उस वक्त तक जो है वो उसका असर नज़र नहीं आएगा। और जब असर नज़र नहीं आएगा तो आवाम को क्या इससे कि IMF की किस्त मिली है या नहीं मिली है। अगर हम फील्ड्स में काम करते हैं, रोज़ाना हमारा लोगों से मिलना जुलना होता है, हमने कभी किसी से ये नहीं सुना किसी के मुंह से कि भी जी हुकूमत ने कोई अच्छे ऐसे इकदाम किए हैं या कोई हमें किस्त मिली है या हमारे कोई माशी हालात दुरुस्त हुए हैं। लोग गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, कोई आज की बात नहीं है। ये हुकूमत हो, पिछली हुकूमत हो, उससे पिछली हुकूमत हो, 50 साल के तो हम भी हुए बैठे हैं। तो हम भी ये देख रहे हैं कि हमने नहीं देखा कभी भी, हमने ये नहीं देखा कि कभी किसी ने ये कहा हो कि हालात अच्छे हुए। बस हम दुआ कर सकते हैं कि हालात अच्छे हो जाएं और कुछ गुर्बत में कम। बिल्कुल आयशा, इसी तरह हम दुआ गो हैं कि ये
कि जिस फायदे की बात की जाती है आम आवाम तक पहुंच सके। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।